नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप एक सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, अर्थात तो लर्निंग जो होता है उसकी कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन में कहा गया कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या बी में कहा गया अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या सी के अंदर कहा गया कि अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है, या डी के अंदर कहा गया अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। अर्थात इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा ये यहाँ पे आपको बताना होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका जो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से बात किया जाए तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी विकल्प अधिगम अर्थात लर्निंग की विशेषता नहीं है। तो अधिगम जैसे कि ऑप्शन ए में कहा गया कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो यह कथन सही है क्योंकि अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता बल्कि केवल व्यवहार में आने वाले बदलावों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। वहीं पे बी के अंदर कहा गया है कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो यह अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता है। जब कोई व्यक्ति कुछ नया सीखता है तो उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। सी के अंदर कहा गया था कि अधिगम प्रणाली की अभिवृद्धि है, अर्थात यह अधिगम की विशेषता नहीं है क्योंकि अभिवृद्धि शरीर का जैविक शारीरिक विकास होता है, जबकि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम विकास से अलग है। वहीं पे डी के अंदर कहा गया था कि अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यह भी अधिगम की विशेषता है क्योंकि अधिगम हमेशा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में होता है। संक्षिप्त में फिर से बात करें तो अधिगम प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, व्यवहार में परिवर्तन से जाना जाता है। यह व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह प्रणाली की जैविक अभिवृद्धि नहीं है। अधिगम निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जिसमें कहा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, अर्थात व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्या होता है इसका दूसरा नाम। तो ऑप्शन ए में कहा गया कि समीपस्थ अनुबंधन, बी के अंदर कहा गया है नैमित्तिक अनुबंधन, या सी के अंदर कहा गया प्राचीन अनुबंधन, या डी में कहा गया चिन्ह अनुबंधन। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट रहेगा, अर्थात इंस्ट्रूमेंटेशनल जो होता है कंडीशनिंग, ये वाला जो होता है क्रिया प्रसूत का एक दूसरा नाम होता है। थोड़ा सा बात किया जाए तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन अर्थात ऑपरेंट कंडीशनिंग को दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि नैमित्तिक अनुबंधन है। समीपस्थ अनुबंधन की बात करें तो ये ठीक नहीं है क्योंकि यह अधिकतर शर्ती अनुबंधन था क्लासिकल कंडीशनिंग से जुड़ा होता है जहां दो घटनाएं एक दूसरे के निकट होती हैं। वहीं पे नैमित्तिक अनुबंधन सही उत्तर है क्योंकि इस प्रकार के अधिगम में व्यवहार के बाद उसका परिणाम अर्थात इनाम या दंड आता है जिससे व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है। इसे ऑपरेटिंग कंडीशनिंग भी कहा जाता है। वहीं में सी में कहा गया था कि प्राचीन अनुबंधन यह एक अलग प्रकार का अनुबंधन है जिसे पाओलो ने खोजा था, जिसमें एक पूर्व निर्धारित संकेत के साथ एक प्रतिक्रिया जुड़ी होती है। और डी में कहा गया था कि चिन्ह अनुबंधन अर्थात साइन कंडीशनिंग भी प्राचीन अनुबंधन से मिलता जुलता है जहां किसी संकेत के द्वारा प्रतिक्रिया होती है, इसलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहा गया है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, अर्थात तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, किसके अनुकूलन पर बल देता है। तो ऑप्शन ए में कहा गया तर्क पे, बी में व्यवहार पे, सी में चिंतन पे, डी में अभिप्रेरणा पे। किस पे बल देता है, तो यहाँ पे लॉजिक बिहेवियर थिंकिंग मोटिवेशन, तो यहाँ पे आपका बिहेवियर अर्थात तो व्यवहार के ऊपर जो होता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो होता है पर बल देता है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत
जो होता है अर्थात तो कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, जिससे शर्ती अनुक्रिया कहा जाता है, मुख्य रूप से व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले इवान पावलॉक ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने अनुभव किया कि किसी भी जीव के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तब आता है जब किसी खास उद्दीपन को बार बार किसी प्रतिक्रिया के साथ जोड़ा जाता है। वहीं पे बात करें तो तर्क और चिंतन मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इनका संबंध शर्ती अनुबंधन से नहीं है। वहीं पे अभिप्रेरणा किसी कार्य के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति है, लेकिन शर्ती अनुबंधन सीधे व्यवहार में बदलाव को लेकर आती है। इसका संक्षिप्त निष्कर्ष है, शर्ती अनुक्रिया सिद्धांत में सबसे अधिक बल व्यवहार के अनुकूलन पर दिया जाता है। आप थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा गया कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं। अर्थात थार्नडाइक का जो वो होता है सीखने का था, लर्निंग लॉ, उनमें से कौन सा इसमें जो प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो यहाँ पे जो सहचारता आत्मक स्थानांतरण अर्थात लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये वाला जो होता है इनके प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। थोड़ा सा बात करें थार्नडाइक में, तो थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य प्राथमिक नियम दिए। पहला नियम था इनका अभ्यास का नियम अर्थात लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दूसरा था प्रभाव का नियम अर्थात लॉ ऑफ अफेक्ट, तीसरा था यहाँ पे तत्परता था लॉ ऑफ रीडीनेस का। तो यहाँ पे इन तीनों को थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम कहा जाता है। अब बात करें तो ए में सहचारता स्थानांतरण का नियम थार्नडाइक के द्वितीयक नियमों से आता है, ना कि प्राथमिक नियम। अर्थात यहाँ पे जो पहला था सहचारात्मक वाला लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ये जो होता है इनके दूसरे नियम से आता है, ना कि प्राथमिक नियम में। इसलिए यहाँ पे बी अभ्यास का नियम, सी प्रथम नियम का अभ्यास रहेगा, प्रभाव का आवाज और तत्परता का नियम, ये तीनों थार्नडाइक के प्राथमिक या मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जिसमें कहा गया कि सीखने की वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। किसने कहा था? अर्थात सीखने के वक्र अर्थात लर्निंग कर्व्स ग्राफिकली शो द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ प्रोग्रेस इन लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। हु सेड दिस? अर्थात किसने कहा? ऑप्शन ए में कहा गया स्किनर ने कहा था, बी में कहा गया है रास ने कहा, या एबी हास ने कहा, या एम.एल. विंगी ने कहा। किसने विंगी ने कहा? तो यहाँ पे बात करें तो इसका ऑप्शन जो आपका सी वाला रहेगा, एबिग हास ने कहा था। डिटेल से बात की जाए तो सीखने के वक्र अर्थात लर्निंग कर्व का सिद्धांत सबसे पहले हार्मन एबिंगहास ने विकसित किया था। उन्होंने अनुभव के आधार पर यह बताया कि अभ्यास से सीखने की मात्रा, गति और प्रगति कैसे सीमित होती है और यह एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। स्किनर ऑपरेटेड कंडीशनिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने सीखने के वक्र पर विशेष काम नहीं किया। वहीं पे रास के बारे में इस विशिष्ट सिद्धांत में से कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं रहा है। वहीं पे एम.एल. विंगी जो थे भी इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इसलिए केवल एबिंगहास ने स्मृति, सीखने की प्रक्रिया और भूलने की दर का अध्ययन किया और सीखने के वक्र मॉडल पर काम किया। आप थोड़ा सा आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसके अंदर कहा गया है कि प्रश्न जो होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बात किया जाए तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? तो ए में कहा गया स्वतः शोध के, बी में कहा गया एल्गोरिदम के, सी में कहा गया मानसिक वृत्ति के, या डी में कहा गया प्रकाशार्थक स्थिरता के लिए। अर्थात ट्रायल एंड एरर, एल्गोरिथम, मेंटल सेट या फंक्शनल फिक्सिटी में किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो रहेगा स्वतः शोधन अर्थात ट्रायल एंड एरर वाले पे आ जाएगा। अर्थात प्रश्न अन्वेषण तथा साधन जो साक्ष्य विश्लेषण हैं वो जो होते हैं स्वतः शोध के क्या है यहाँ पे उदाहरण है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए
तो प्रश्न अनुसरण अर्थात तो बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण अर्थात मीन्स एंड एनालिसिस दोनों ही समस्या समाधान तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया हैं, जिनमें व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है, गलतियां करता है और उससे सीखता है। यह स्वतः शोध अर्थात ट्रायल एंड एरर के एक उदाहरण है। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति पहले विभिन्न संभावनाओं को आजमाता है, यदि गलती होती है तो उसे छोड़ देता है और नए तरीके से प्रयास करता है जब तक सही समाधान नहीं मिल जाता। एल्गोरिथम निश्चित नियम और विधि के अनुसार हल खोजने की प्रक्रिया है, जिसमें हर स्टेप पर गारंटी होती है कि हल मिलेगा कि नहीं। मानसिक वृत्ति पूर्व अनुमान के आधार पर सोचने का ढर्रा है और समस्या समाधान के प्रयास नहीं है। वहीं पे प्रकाशार्थक स्थिरता वस्तु की विशेष निश्चित कार्य में बंधकर रहना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बात करते हैं 7 नंबर पे, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू। ऑप्शन ए में कहा गया सहायता परक व्यवहार, या बी में कहा गया प्राथमिक लक्ष्य, या सी में कहा गया मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता, अर्थात हेल्पफुल बिहेवियर, प्राइमरी गोल, बेसिक इंस्टिंक्ट या नीड ऑफ एग्रीसिवेंस। तो क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो सामाजिक मूल वे आदर्श गुण हैं जिन्हें समाज उपयुक्त एवं वांछनीय मानता है तथा जो समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए हितकारी होते हैं। सहायतापरक व्यवहार एक ऐसा मूल्य है जिससे समाज में सहयोग, परस्पर सहिष्णुता और मैत्री की भावना बढ़ती है। सहायतापरक व्यवहार में दूसरों की मदद करना, सहयोग करना, सामाजिक समस्याओं को मिलजुल कर हल करना जैसी बातें आती हैं, जिससे हर समाज में अच्छा, सकारात्मक तथा मूल्यवान माना जाता है। वहीं पे प्राथमिक लक्ष्य की बात किया जाए तो प्राइमरी गोल व्यक्ति का एक व्यक्तिगत उद्देश्य हो सकता है, यह सामाजिक मूल्य नहीं है। वहीं पे मूल प्रवृत्ति की बात किया जाए तो जैविक या मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं की ओर इंगित करता है, सामाजिक मूल्य की ओर निर्देशित नहीं करता है। वहीं पे आक्रामकता की आवश्यकता समाज के लिए सकारात्मक मूल्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा केवल ऑप्शन जो होता है इसका सामाजिक मूल्य के लिए वो हमारा सहायतापरक व्यवहार वाला सही हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है, अर्थात मनोवैज्ञानिक जो बहुत सारे कारक होते हैं जो अधिगम के अंदर योगदान देते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि योगदान नहीं देता है। ए में कहा गया अधिगम की इच्छा, फिर कहा गया बी में प्रेरणा, फिर सी के अंदर कहा गया रुचि, डी के अंदर कहा गया विषय वस्तु का स्वरूप। अर्थात तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एमंग साइकोलॉजिकल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द लर्निंग। ए में डिजायर फॉर लर्निंग, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो ऑप्शन इसका जो डी रहेगा वो वाला यहाँ पे नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये इसका जो होता है अधिगम योगदान में जो होता है बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से शामिल नहीं होता है। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में इच्छा, प्रेरणा और रुचि मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये सभी बच्चे या व्यक्ति के आंतरिक मनोवैज्ञानिक गुण हैं जो सीखने की प्रक्रिया को दिशा और गति देते हैं। वहीं पे अधिगम की इच्छा, प्रेरणा और रुचि ये सब मनोवैज्ञानिक हैं। विषय वस्तु का स्वरूप अर्थात नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक बाह्य या शैक्षिक कारक है। इसका संबंध विषय के प्रस्तुतिकरण या कठिनाई, रुचिकरता आदि से है। वह मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, बल्कि वह शैक्षिक या वातावरणीय कारक को माना जाता है। थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें कहा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। अर्थात पियाजे की जो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट था उसकी यहाँ पे कौन सी तृतीय अवस्था है। ऑप्शन ए में कहा गया औपचारिक सक्रिय अवस्था,
या कहा गया पूर्व सक्रिय अवस्था या मूढ़ सक्रिय अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था, कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू पियाजे विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव, तो ऑप्शन इसका आपको रहने वाला यहाँ पे सी वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन पे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया। कौन कौन से? एक था इनका संवेगात्मक गामक अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर स्टेट, जो कि जन्म से लगभग 2 साल तक चलता है। वहीं पे बात किया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि यहाँ पे लगभग 2 से 7 वर्ष तक की चलती है। वहीं पे बात करें तो मूढ़ संक्रिय अवस्था अर्थात जो कि लगभग 7 से 11 वर्ष तक की चलती है। वहीं पे 4 में बात करें तो औपचारिक संक्रिय अवस्था अर्थात जो कि 12 वर्ष और उससे ऊपर चलती है। तो इनमें से तीसरी अवस्था है मूढ़ संक्रिय अवस्था, जिसमें बच्चे तर्कशील सोच शुरू करते हैं लेकिन उनकी समझ वस्तुनिष्ठ बातों तक सीमित हो जाती है। अब आज का हम यहाँ पे लास्ट का क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलक्षण विकास से संबंधित है? ए में कहा गया 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता के लिए, बी में कहा गया 3 से 6 वर्ष एवं भाषा के लिए, सी में कहा गया 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण के लिए, 16 से 19 वर्ष तक की संज्ञानात्मक अवस्था अर्थात गैंग स्टेज इज रिलेटेड टू विच एज ग्रुप एंड स्पेसिफिक डेवलपमेंट। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट इसका सिलेक्ट करना होगा। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा, और डिटेल से इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो की पीपीटी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।